वो सावरकर ही थे जिन्होंने पहले मराठी और फिर अंग्रेजी में प्रकाशित 1857 का स्वतंत्रता समर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जरिए इस लड़ाई की असली रूप को जन चेतना में पुनर्जीवित किया। न ही भाजपा संघ वाले स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में बात करते थकते थे और न ही कांग्रेस वाले हिंदू महासभा के नेता रहे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में नुक्स निकालते। नमस्कार, मैं हूं वैशाली ब्रह्मे और आप देख रहे हैं द कल्ट हिंद। इन दोनों राजनीतिक ध्रुवों के बीच जो खो जाता है वो है लेखक, इतिहासकार, विचारक सावरकर, जिसने शायद एक व्यक्ति या नेता से आगे जाकर भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें खोद दी, जिसने दशकों बाद पहली बार भारत भूमि को याद दिलाया कि 1857 में महज कुछ दिशाहीन, अनुशासन विहीन सैनिकों की हिंसा नहीं थी, स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ था, जिसके मास्टर प्लान पर काम करते हुए बारिंदर घोष, शचीन्द्र नाथ सान्याल, रस बिहारी बोस आदि ने अपनी उम्र झुलसा दी और बिस्मिल बाघा जतिन, राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसकी प्रेरणा से अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद कांग्रेस में हाशिए पर धकेल दिए गए सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के नेताजी बनने नजरबंदी से भाग निकले, जिसकी किताबें इतनी लोकप्रिय थी कि भगत सिंह उसकी प्रांतियां बेचकर बंदूक खरीदने का पैसा जुटा सकते थे। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों ने जो क्रूरता और निर्ममता दिखाई थी वो अनायास या अकारण नहीं थी। पूरी ब्रिटिश शासन व्यवस्था ब्रिटिश सेना के संरक्षण पर टिकी हुई थी और ब्रिटिश सेना, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या बाद में ब्रिटिश क्राउन की, में केवल मुट्ठी भर अंग्रेजी अफसर होते थे। भारतीयों को विदेशियों का गुलाम बनाकर रखने वाली असली ताकत भारतीय सैनिक ही थे। उन राजाओं की सेनाओं की जिनकी कंपनी बहादुर या ब्रिटेन के राज परिवार से सनी हुई थी या सीधे ब्रिटेन की गुलामी में पड़े हुए भूभाग की ब्रिटिश इंडिया आर्मी के सैनिक। अतः 1857 को क्रूरता से कुचलना अंग्रेजों के लिए जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक किसी भी सैनिक के दिमाग में अपने गोरे मालिकों पर बंदूक तानने की जुर्रत न हो। इसीलिए उन्होंने न केवल लोमहर्षक निर्ममता के साथ इस संग्राम को कुचला। किंवदंती है कि मंगल पांडे के घर वालों की पहचान करने में नाकाम रहने पर उन्होंने कानपुर से बैरकपुर तक हर गांव के हर घर में मंगल पांडे के उपनाम वाले बच्चे, बूढ़े, औरत को गांवों के पेड़ में फांसी पर लटका दिया था। इतिहास में इसे अधिक महत्व न देते हुए महज एक अनुशासनहीन विद्रोह के रूप में दिखाया गया। वो सावरकर ही थे जिन्होंने पहले मराठी और फिर अंग्रेजी में प्रकाशित 1857 का स्वतंत्रता समर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जरिए इस लड़ाई के असली रूप को जनचेतना में पुनर्जीवित किया। भगत सिंह ने न केवल सावरकर के साहित्य का खुद गहन अध्ययन किया, बल्कि कई इतिहासकारों की राय है कि वे अपने क्रांतिकारी संगठन में भी सावरकर के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। यही नहीं, सावरकर की 1857 का स्वतंत्रता समर और इसके अंग्रेजी संस्करण की आम जन के बीच भारी मांग और प्रतिबंध के चलते आपूर्ति में किल्लत को देखते हुए भगत सिंह के इसकी व्यावसायिक पैमाने पर तस्करी करने के भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इस किताब को ऊंचे दामों में बेचकर उनका संगठन अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए हथियार खरीदने का धन उगाता था। इस किताब का दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाने में भगत सिंह की भूमिका का जिक्र विक्रम संपत द्वारा लिखित सावरकर की जीवनी में है। भगत सिंह ने सावरकर की केवल इस किताब ही नहीं, हिंदू पद पातशाही का भी जिक्र अपने लेखन में किया है। आज कतई जरूरी नहीं है जो कुछ सावरकर ने लिखा है वो ही सही हो। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो उस समय भले ही सही लग रहा हो, लेकिन आज प्रासंगिक न हो। सावरकर के जीवन काल में हिंदुत्व और हिंदूवादी राजनीति की उनसे अलग परिभाषाएं रही हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के हिंदू महासभा छोड़ने के पीछे महती कारण पाकिस्तान को लेकर उनमें और सावरकर में पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने डॉक्टर मुखर्जी का मत बनाम पुनः एक दिन अखंड हिंदुस्तान की सावरकर की परिकल्पना का गंभीर मतभेद था। ये खबर आज यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।